नमस्कारम एवरीवन। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की एक कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें अब तक मैंने 10 से 15 वीडियोस अपलोड किए हैं। और इन वीडियोस में अक्सर एक कमेंट होता है लोगों का कि वीडियोस को फ्रिक्वेंटली अपलोड करने को डेली बेसिस पे, जो कि मैं कर सकता हूं, लेकिन अब तक के जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं उन पे जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि मैं रेगुलर इस पर मेहनत करूँ। क्योंकि लोग को वीडियोस को देख तो रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उस पे जो लाइक है वो कम है, जिससे मुझे यही लग रहा है कि इन वीडियोस को मदद जो है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं, यानी उन्हें वीडियो पसंद नहीं आ रही। तो अगर आपको इस वीडियो से पसंद आ रहा है और आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है और आप सच में चाहते हैं कि इस वीडियो को रेगुलर बेसिस पे अपलोड किया जाए, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे ये पता चले कि इतने लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि रेगुलर वीडियोज़ आएँ। तो जिन्हें रेगुलर वीडियोज़ चाहिए वो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं लोक अदालत के बारे में। तो लोक अदालत, जिसे पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है, जो कि एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म है। तो जो कोर्ट्स के ऊपर इतने सारे बर्डन्स पड़ रहे हैं, उन्हें कम करने के लिए ये जो लोक अदालत है इन्हें लाया गया। लोक अदालत अभी इस साल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी और उसमें ये कहा गया कि जो लोक अदालत है उसने इस साल, मतलब अब तक 1 करोड़ केसेज़ सॉल्व किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी जुडिशरी है उसके ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जुडिशरी के ऊपर कितना बर्डन है, जिसके कारण इस लोक अदालत को लाया गया था और ये एक मामले में काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो अगर इसकी बात करें एम को, तो इसका एम है कि जस्टिस दिलाना कॉमन लोग को एक ईज़ी और अफोर्डेबल मैनर में। इसके अलावा अगर बात करें कि पहली बार लोक अदालत का जो फॉर्मेशन हुआ था, वो हुआ था गुजरात के अंदर 1982 में। एक ये लोक अदालत जो है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि आता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर। अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 आर्टिकल्स में इसका मेंशन है और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके एग्ज़ाम के अंदर। आर्टिकल 39 ए, जो कि डीपीएसपी है, और इसमें कहा गया है इंश्योर करना इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, इनमें 14 में जो डिस्कस किया वो ये कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी और गारंटी राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, जो कि इसमें इंक्लूड होता है जस्टिस भी। तो आपसे डायरेक्टली ये आर्टिकल्स भी पूछ सकता है और इसके अलावा ये इस तरीके से भी पूछ सकता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसका मेंशन है या नहीं, या फिर डीपीएसपी के अंदर है या नहीं। तो इन दोनों जगह पे इसका मेंशन है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं और इसके बारे में एक लीगल फ्रेमवर्क, जो कि अभी ऊपर ही मैंने आपसे डिस्कस किया था, कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू ये आया था, जिसमें ये जो है प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये जो एक्ट था, इसमें नालसा का और स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन चीज़ों को बनाने के लिए बात की गई थी इस एक्ट में। तो ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले नालसा की वीडियो बन चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो वो एक बार देख लेना। तो ये जो एक्ट है ये एम्पावर करता है इन अथॉरिटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लोक अदालत को डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल लेवल्स पे। अगर हम बात करें लोक अदालत की ऑब्जेक्टिव को लेके, तो ये चीज़ें देखो, मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगा, सारे जो भी इम्पोर्टेंट इनसे रिलेटेड चीज़ें वो भी बताऊँगा। इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उतने ज़्यादा वो है नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया कि इनका काम बर्डन कम करना है। तो उसी के रिगार्डिंग इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है प्रोवाइड अफोर्डेबल क्विक जस्टिस टू ऑल सिटीज़न स्पेशली द अंडर प्रिविलेज्ड। तो लोक अदालत का काम ही यही है। तो ये चीज़ याद रखना कि इन्हीं के लिए होता है। और इसके अलावा बात करें तो रिड्यूस करना बर्डन फॉर्मल कोर्ट से, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। प्रमोट अ कॉन्सिलिएशन बेस्ड डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन सिस्टम, तो ये भी वही है। इसके अलावा एड्रेस केसेस दैट आर पेंडिंग इन कोर्ट दोज़ एट द प्री लिटिगेशन स्टेज, जो कि अभी प्री लिटिगेशन स्टेज में हैं, उनको भी मेंशन करना है। इसके अलावा इनके कंपोज़िशन की बात करें लोक अदालत की, तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं, जो कि या तो सर्विंग हो या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो। एक तरीके से वो डिस्ट्रिक्ट जज या उससे हायर पोस्ट पे हो। ये है चेयरमैन की क्राइटेरिया। इसके अलावा अगर इनके मेंबर्स की बात की जाए, तो जो मेंबर्स होते हैं वो लॉयर हो सकते हैं, सोशल वर्कर और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर विथ एक्सपीरियंस इन लोकल कम्युनिटी एंड लीगल सर्विसेज। इसके अलावा मेंबर्स सेलेक्टेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी, जैसे स्टेट और लीगल डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी, इसके मेंबर्स हों, वो हो गया। इसके अलावा अब जुरिस्डिक्शन की बात की जाएगी, तो इनकी जुरिस्डिक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो पहला तो पेंडिंग कोर्ट केसेस, या केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट कैन बी रेफर टू द लोक अदालत इफ पार्टीज एग्री और इफ कोर्ट फाइंड द केस एप्रोप्रिएट फॉर द अदालत। यानी जो भी पेंडिंग केसेस हैं उसमें अगर जो 2 पार्टीज, कोई भी केस होगा उसमें 2 पार्टी तो मिनिमम एल होंगे, तो वो अगर पार्टीज अलाउ करती हैं तो भी ये जो चीज़ें वो लोक अदालत के पास चली जाएंगी। इसके अलावा अगर कोर्ट इस चीज़ को पाता है कि ये केसेस लोक अदालत के लिए सूटेबल है, तो भी उनके पास भेज दी जाएगी। इसके अलावा प्री लिटिगेशन केसेस होती हैं, और डिस्प्यूट कैन बी रेफर टू द लोक अदालत बिफोर अ केस फाइल्ड इन अ कोर्ट इफ एनी पार्टी अप्लाई फॉर इट। तो
कोई भी पार्टी अगर जो कोर्ट में जाने से पहले ही लोक अदालत में इस चीज़ को लेकर अप्लाई कर देती है, तो भी ये चीज़ें यहीं आएँगी। इसके अलावा इसका एक्सक्लूज़न की अगर बात करें, तो लोक अदालत कैन नॉट एंटरटेन केसेस रिलेटेड टू नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। यानी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है? क्राइम दैट कैन नॉट बी रिज़ॉल्व्ड थ्रू कॉम्प्रोमाइज़, यानी जो भी क्राइम्स होती हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा सकती, उन्हें नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं, जो कि लोक अदालत के अंदर नहीं जाएँगी। अब अगर हम बात करें कि लोक अदालत के पावर क्या होता है, तो इसका अगर जुडिशियल पावर की बात करें, तो लोक अदालत हैव द सेम पावर एज़ अ सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट कितना है, उसके पास भी पावर होता है, जो कि आता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908। इसमें ये समन कर सकता है विटनेसेस और इन्फोर्स कर सकता है उनके अटेंडेंस को। इसके अलावा डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कर सकता है, रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट, रिक्विजिशन पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम द कोर्ट्स और ऑफिस। तो ये कुछ जुडिशियल पावर हैं। इसके अलावा इसके अवार्ड्स की बात करें, तो इसके जो अवार्ड्स हैं, सॉरी, यहाँ दिया हुआ है। द अवार्ड बाय लोक अदालत आर ट्रीटेड एज अ डिस्ट्री ऑफ सिविल कोड, फाइनल बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टी। इसके अलावा नो अपील इज अलाउड अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत। तो जो भी अपील्स, जो लोक अदालत अगर कोई सेंटेंस दे देता है, मतलब अवार्ड का मतलब यही है कि कोई जजमेंट पास कर देता है, तो उसे एक तरीके से अगर यहाँ की बात करें, तो वो सिविल कोर्ट की तरफ माना जाएगा और ये एक फाइनल और बाइंडिंग होगा सभी पार्टीज़ के लिए। इसके अलावा इसके खिलाफ कोई भी अपील अलाउड नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2 ये याद कर लेना आप। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लोक अदालत इसके टाइप्स, तो नेशनल लोक अदालत होता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे सारी कंट्री के अंदर होता है। इसके अलावा लोक अदालत जो है, वो ऑर्गेनाइज़ होता है सारे लेवल्स पे, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट से लेके तालुक लेवल पे। इसके अलावा सिंस 2015 नेशनल लोक अदालत हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड मंथली फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मैटर सच एज़ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और लेबर केसेस। तो इन केसेस में लोक अदालत जो है, वो मंथली बेसिस पे 2015 से अभी तक चल रहा है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस टाइप्स में याद रखना है कि एक नेशनल लेवल का लोक अदालत होता है। इसके अलावा स्टेट लोक अदालत की अगर बात करें, तो इनका जो काम होता है, ये कंटीन्यूअस लोक अदालत होते हैं, जो कि सेट फॉर अ सेट नंबर ऑफ डेज़ टू एनकरेज सेटलमेंट। तो सेटलमेंट को एनकरेज करने के लिए एक फिक्स्ड नंबर होता है कि इन दिनों पे ये बैठेंगे, तो वैसे होता है। और स्टेट लेवल में मतलब कई टाइप से डिवाइड, जैसे कंटीन्यूअस लोक अदालत है, डेली लोक अदालत है, ये डेली बेसिस पे, मोबाइल लोक अदालत जो कि मल्टी यूटिलिटी वैन्स के थ्रू किया जाता है, जो कि रिमोट एरियाज़ में जाके केसेस सॉल्व करता है। इसके अलावा मेगा लोक अदालत होते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ सिंगल डे स्टेट वाइड इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट। तो सात मतलब एक सिंगल डे में पूरे स्टेट में सभी कोर्ट, जो कि पूरे स्टेट के जितने भी कोर्ट्स होंगे, हर जगह पे एक ही दिन में ऑर्गेनाइज़ होते हैं। तो ये स्टेट लोक अदालत के कुछ टाइप्स वो याद रखना। इसके अलावा परमानेंट लोक अदालत्स होते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए परमानेंट लोक अदालत की, तो ये एस्टेब्लिश हुए थे 2002 का जो अमेंडमेंट हुआ था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का, उसके अंदर। और इसकी एक्सक्लूसिविटी की अगर बात करें, तो वंस अ डिस्प्यूट रेफर टू परमानेंट लोक अदालत, नो पार्टी कैन इन्वोक द जुरिसडिक्शन ऑफ रेगुलर कोर्ट इन द सेम डिस्प्यूट। तो यही एक चीज़ है कि अगर एक बार ये केसेस परमानेंट लोक अदालत में चली जाती हैं, उसके बाद से कोई भी पार्टी इसको लेके दूसरे रेगुलर कोर्ट्स में नहीं जा सकता है, इसकी जुरिसडिक्शन को लेके। इसके अलावा अगर इसके अवार्ड्स की बात करें, इफ द पार्टीज फेल टू रीच द सेटलमेंट, परमानेंट लोक अदालत विल डिसाइड ऑन द मेरिट ऑफ द केस। तो अगर, जैसा आपको पता है कि लोक अदालत का काम ही होता है सेटलमेंट करवाने का, तो अगर कल को चल के अगर जो पार्टीज़ हैं वो आपस में सेटल नहीं कर पाती हैं, तो लोक अदालत खुद से डिसाइड करेगा इस मेरिट केस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी। तो अब हम बात करेंगे परमानेंट लोक अदालत की कुछ फीचर्स और इसकी कंपोजिशन की। पहले अगर हम बात कर लें, तो इसमें चेयरमैन होते हैं, जो कि फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज या फिर इसके इक्विवेलेंट रैंक पे हों। इसके अलावा 2 मेंबर्स होते हैं, 2 पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़। तो इसमें जज-वज की कुछ ख़ास बात नहीं की है, बल्कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़ में जो भी चीज़ें आती हैं, सब कोई इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा परमानेंट लोक अदालत का जो जुरिसडिक्शन है, इनका एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होता है डिस्प्यूट रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, यानी ट्रांसपोर्ट, पोस्टल और टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पे अगर आपको डाउट था पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, तो ये है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़। इसके अलावा पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है, यानी अब जो 1 लाख 1 करोड़ तक के केसेज़ हैं, उनको ये जो है वो करते हैं, इसके ऊपर इनका जुरिसडिक्शन होता है। इसके अलावा पावर्स की अगर बात करें, तो परमानेंट लोक अदालत कैन मेक एन अवार्ड दैट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग। दिस अवार्ड आर ट्रीटेड एज़ अ डिक्रीज़ अंडर द सिविल प्रोसीजर एक्ट। तो ये फाइनल और बाइंडिंग होता है, इनके जो भी चीज़ें, जो भी ये सेंटेंसेस देते हैं। तो ये थे परमानेंट लोक अदालत के कुछ फीचर्स। अब हम बात करेंगे लोक अदालत के बेनिफिट, और ये आखिरी टॉपिक है।
तो जो लोक अदालत होते हैं इनकी कोई फ़ीस नहीं होती, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे जहाँ तक लगता है ये क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो यहीं से बनने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो इनका जो मेन काम होता है स्पीडी जस्टिस, इनएक्सपेंसिव, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर प्रोसीजर। इसके अलावा डायरेक्ट इंटरेक्शन एंड पार्टीज आर डायरेक्टली इंटरेक्टेड विद द जजेस और नॉन अपीलेबल अवार्ड द डिसीजन इज बाइंडिंग एंड कैन नॉट बी अपील्ड। तो ये 2 चीज़ें कि यहाँ कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। और मैं क्लीन करके दोबारा से हाइलाइट कर देता हूँ, नो कोर्ट फीसेस और यहाँ पे डिसीजन बाइंडिंग और कैन नॉट बी अपील्ड। ये 2 चीज़ आप इम्पोर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग याद रखना। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे क्यों लगा है कि इन्हीं टॉपिक से आना चाहिए, इसी जगह से अगर क्वेश्चन आता है लोक अदालत से तो आएगा। तो यूपीएससी का एक पैटर्न रहा है आज से पहले कि जब भी वो क्वेश्चंस पूछता है एग्ज़ाम्स में, तो वो कभी भी कोई नया टॉपिक अगर चूज़ करता है, क्योंकि लोक अदालत से पहले क्वेश्चन नालसाज क्वेश्चंस आए, लोक अदालत भी नालसा का पार्ट है लेकिन इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आए। तो कल को यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं, तो वो ईज़ी होंगे और इसके अगर बेनिफिट की बात करें तो ये ऑब्वियस है लोगों को इन छोटी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ़ आर्टिकल्स रट लेते हैं और जो एक्ट दिया है वो रट लेंगे, हमें लगेगा कि वही से आने होगा। लेकिन ये नॉर्मल सा इसके फीचर्स में आके ये चीज़ें पूछ सकता है। तो ये काफ़ी सिंपल है और इन 2 चीज़ों को याद रखना इसके बारे में। बाकी का कुछ इसमें इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, आर्टिकल्स एक बार देख लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले। और तो ये था आपका लोक अदालत। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो। अगर चाहते हो रेगुलर वीडियोज़ तो भी लाइक कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।